हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जेनेटिक्स। क्या शुरू करेंगे? जेनेटिक्स। तो आपका जो लास्ट के वाला टॉपिक है वो फिनिश हो चुके हैं। आज हम देखेंगे पहले हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग से क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, ये आपका है पेपर ना, ये यहाँ पे देखिए, ये लिखा है, ये फर्स्ट ईयर है। यहाँ पे जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है ना, और सेमेस्टर फर्स्ट है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, और ये आपका जूलॉजी का पेपर है। पेपर का नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। क्या नाम है पेपर का? साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज ना। तो ये देखिए आपका सिलेबस। आपके सिलेबस में आपको पता है टोटल 8 यूनिट है, नहीं ना? 8 यूनिट है ना। जो आपका पहला यूनिट है जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर ये पढ़ लिया है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी पढ़ लिया हमने। प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ा, सार्टिंग पढ़ा, ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल जूलॉजिस्ट के बारे में, इसके बारे में पढ़ लिया है। इसमें से कुछ जूलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे आपको जेपी इनके बारे में और रामचरण के बारे में, कुछ के बारे में हमने पढ़ा है, कुछ लोगों के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो बाद में इसको आपका कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये यूनिट अच्छे से फिनिश हो चुका है। इसमें हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ लिया है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है हम लोगों ने। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी पढ़ लिया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस, इसको भी पढ़ा जा चुका है। पैराक्सिसोम राइबोसोम का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से पढ़ लिया गया है। फिर न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में भी देखिए आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट, ये भी टॉपिक अच्छे से फिनिश हुआ है। केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये भी आपका टॉपिक अच्छे से फिनिश हुआ है। और डीएनए सुपर क्वाइलिंग, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी आप लोगों ने फिनिश कर लिया है। और टाइप्स ऑफ डीएनए और आरएनए ना, ये फिनिश हो गया है। और नेक्स्ट यूनिट जो आपकी कौन सी यूनिट है, चौथी यूनिट है, उसमें से सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग पढ़ना था। इसमें देखिए हमने सेल डिवीजन पढ़ा, माइटोसिस, मियोसिस, ये दोनों पढ़ लिया है ना। देन आफ्टर आपने सेल साइकिल का रेगुलेशन, एपोप्टोसिस, सिग्नल ट्रांसडक्शन, इंटरसेलुलर सिग्नल, सेल सरफेस रिसेप्टर, वी जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर। और हम लोगों ने इसमें जे एंड के स्टेट पाथवे पढ़ा है, किसी किसी में ये पाया जाता है। जे ए के स्टेट पाथवे आप देखेंगे, अगर आपके सिलेबस में है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने सेल सेल इंटरेक्शन में एडिशन मालिक्यूल, सेलुलर जंक्शन, ये सब तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। फिर आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पांचवा जो यूनिट है, जिसका नाम है मेंडलिज्म और सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, ठीक है। आपका 2 यूनिट है जिसमें आपको जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है ना। जेनेटिक्स है, ये आपका जेनेटिक्स टॉपिक है आपका, इसमें 2 यूनिट में दिया गया है। मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन करके 5वीं यूनिट है, और 6वीं यूनिट है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम लोग इफेक्ट देखेंगे हेरिडिटी पे, जीन का, इन्वायरमेंट का ना, इसका क्या इफेक्ट है, और मेंडलियन के जो एक्सेप्शन है उसको भी यहाँ पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। और जो आपका आठवां, ये 7वां यूनिट है, ये भी उस जेनेटिक्स के बारे में है ना, 7वां यूनिट। इसमें ह्यूमन क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में पढ़ना है ना, ये सब पढ़ना है। इसके बाद जो आपका 8वां यूनिट है इन्फेक्शियस डिजीज, ये आपका कंप्लीट हो चुका है ना। ये आपने देखा कि नहीं, इसको आप कवर कर लीजिए। आप थम प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, और जो बीएससी 5th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है, अभी इसमें हमने पैरासिटोलॉजी करके या फिर इन्फेक्शियस डिजीज डाल चेक करेंगे आप, वहाँ पे ये कंप्लीट है ना। वहाँ पे हमने 4 लेक्चर में इनको कंप्लीट करवाया है, तो आप जाके इसको अपना कंप्लीट कर लीजिए ना। वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है सेम टॉपिक, इसलिए हमने वहाँ पे कंप्लीट किया है। आप जाके वहाँ से अपना कवर कर लीजिए, ओके। आपको ये मत करिए मैम इनको अलग से पढ़ाइए, सेम टॉपिक हमने वहाँ पे पढ़ाया है, आप जाके इसको कवर कर लीजिए। आप इसको कवर कर लेंगे, बस आपका आप 3 यूनिट कवर करना है, ये 5वां, 6वां और 7वां 3 यूनिट कवर कर देंगे, आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज से हम लोगों को पढ़ना है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, 5वीं यूनिट। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। जो हेरिडिटी के प्रिंसिपल है ना,
जैसे मेंडल्स लॉ ना, मेंडल्स लॉ में आपको मोनोहाइब्रिड क्लास, डाई हाइब्रिड क्लास पढ़ना है, जो इनका कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लॉ इसको पढ़ना है। उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ इनका पढ़ना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ना है। तो इनके जो तीनों लॉ है उनको पढ़ना है, और मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लास के बारे में पढ़ना है, और कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में फिर आपको पढ़ना है ना। फिर क्लिनिकल एक्सप्रेशन, जिसमें आपको पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी पढ़ना है। इसके बाद आपको जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना, सिस्टम में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन विद एग्जांपल ऑफ ड्रोसोफिला में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको पढ़ना है। देन आफ्टर आपको सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक एंड डोजेज कंपनसेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको डोजेज कंपनसेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। देन आफ्टर आपको पढ़ना है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपको पढ़ना है, इस यूनिट का नाम है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपको पढ़ना है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जो मेंडल के रूल के एक्सेप्शन है उनको इसमें पढ़ना है। आपको मल्टीपल एलिज्म, जीन इंट्रैक्शन में आपको सारा पढ़ना है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीगलिटी ना, सप्लीमेंट्री जीन, कप्लीमेंट्री जीन, ये सब आपको पढ़ना है। फिर द इंट्रैक्शन बिटवीन सेक्स और हेरिडिटी, सेक्स और हेरिडिटी के बीच में क्या इंट्रैक्शन है आपको इसको पढ़ना है। सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मेंडली जेनेटिक मैटरनल इन्फेक्ट, जिस इफेक्ट में इसमें आपको क्या पढ़ता है, साइटोप्लाज्मिक, ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसमें आपको जो साइटोप्लाज्म का इफेक्ट है इनहेरिटेंस में उसका आपको पढ़ना है। इसमें बेस्ट एग्जांपल आपको जो मिराबिलिस जलापा का फोरोक्लांग प्लांट में मैटरनल इफेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट। इसमें इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है, जीन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन पढ़ा जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसे जीन को अफेक्ट कर रहा है ना, जीन में क्या चेंजेस इन्वायरमेंट ला रहा है। इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक, इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। आपको ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन कैरियोटाइप क्या है इसको पढ़ना है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो है, स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल अब्रेशन विद एग्जांपल, जो ह्यूमन में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है उनको पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? बोलिए यस। थंब अप कर दीजिएगा आप लोग अगर तैयार हैं ना। थंब अप, कैसे थंब बनता है, ऐसे बनता है ना। थंब अप कर दीजिए कि मैम यस हम लोग रेडी हैं जेनेटिक्स पढ़ने के लिए। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन ना, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स ना। जेनेटिक्स क्या है, आप लोग जेनेटिक्स की डिफिनेशन बताइए, जेनेटिक्स क्या है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है जेनेटिक्स क्या है, तो आप बताएंगे जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कैरेक्टरिस्टिक दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं पता है, जैसे ये ये मदर है ना, ये मदर है और ये है फादर। इनकी करेक्टर कैसे डाटर में जा रहा है, बच्चों में कैसे जा रहा है, प्रोजनी में कैसे जा रहा है। प्रोजनी मतलब इनके आने वाली जनरेशन, मतलब बच्चे। डाटर मतलब हम डाटर जब बोलेंगे या इसमें सन और दोनों होंगे ना। प्रोजनी, प्रोजनी जनरली बोला जाएगा। प्रोजनी मतलब इनके आने वाली जनरेशन है उनको प्रोजनी बोलेंगे, या फिर ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे हम, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग। तो आप समझ जाइए इनके बच्चों के बारे में बात हो रहा है। या फिर मैं प्रोजनी बोलूं, या फिर डाटर बोलूं, या फिर सन बोलूं, या ऑफ स्प्रिंग बोलूं ना, तो आप समझ जाइएगा इनके बच्चों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ओ मिट गया। देखिए ये मदर है और ये फादर है, तो इनके करेक्टर कैसे बच्चों में जा रहे हैं ना, किस कारण से कैसे कैसे इन करेक्टर बच्चों में जा रहे हैं, इसी का डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, इस जेनेटिक्स में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं, कैसे फादर का करेक्टर, मदर का करेक्टर बच्चों में जा रहा है ना। मेंडल ने यही देखा था कि जब इन्होंने टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराया था,
तो देखा था कि F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, जो पहली जनरेशन थे उसमें सारे के सारे हाइब्रिड टाल प्लांट थे ना, तो दोनों के करेक्टर थे इसमें ना, इसका भी और इसका भी। और जब इन्होंने इसका सेल्फिंग कराया, इनको अपने आप से पॉलिनेशन होने दिया, तो देखा इन्होंने 3:1 रेशियो पाया, 3 प्लांट टाल के थे और 1 प्लांट डॉर्फ। तो कैसे फादर और मदर के करेक्टर बच्चों में जा रहे हैं, उसी को हम जेनेटिक्स में देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कोई पेरेंट है ना, कोई पेरेंट है, उनको हीमोफीलिया है ना, इनको हीमोफीलिया है, तो बच्चों में देखेंगे आप कैसे इनको हीमोफीलिया हो जाता है ना, तो इनके करेक्टर इनमें जा रहे हैं ना, ट्रांसफर हो रहा है, इसी का स्टडी यहाँ पे पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए, जैसे पेरेंट है, इनके ब्लड ग्रुप है, इनका ए ब्लड ग्रुप है, इनका भी ए ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों की 100% गारंटी है कि ए ही ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये कैसे बच्चों से, फादर से बच्चों में जा रहा है करेक्टर, इसी का अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, कैसे करेक्टर वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप सोचिए कैसे जा रहे हैं। जो स्पर्म और एग बन रहा है ना, मेल से और फीमेल से ये स्पर्म और एग बन रहा है, तो हमने माइटोसिस डिवीजन में बताया था, ये यन है, ये यन है ना, इनके पास अगर ह्यूमन की बात हो रही तो 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, ये मिलके 46 क्रोमोसोम बना लेंगे। तो सेल जो जाइगोट बनेगा वो 2n होगा। तो दोनों का करेक्टर इस जाइगोट में आ गए कि नहीं, आ गए ना। तो ऐसे ही ये दोनों करेक्टर बच्चों में जा रहे हैं, ठीक है। तो यही हम लोग इसी जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट से प्रोजेनी में कैसे कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक्स में हम लोग जीन का स्टडी करते हैं। आपने देखा था जीन क्या है, जीन क्या था, पार्ट ऑफ डीएनए था, जिसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ना। इस ये जीन है, ये डीएनए मान लीजिए, देखिए हमने आपको बताया डीएनए है, डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम में जीन है, या फिर इसी डीएनए में जीन है ना, यही जीन है। जीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जिसमें एक स्पेसिफिक एमआरएनए बनाने का इंफॉर्मेशन होता है। अब एमआरएनए बनेगा और ये जाके एक प्रोटीन बनाएगा स्पेसिफिक, जैसे ये जीन है आंख बनाने वाला ना, आई बनाने वाला जीन है, तो आई बनाने वाली यहाँ पे एमआरएनए बनेगा इस जीन से, इस जीन का एमआरएनए साइटोप्लाज्म जाके उसी एमआरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा। तो आई फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे प्रोटीन बन गई, ये जाके आई के फॉर्मेशन में रोल अपना प्ले करेंगी, ठीक है। जैसे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना हुआ, जैसे मान लीजिए पेप्सिन बनाना हो ना, पेप्सिन इस एंजाइम को बनाना है, तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होगा, मान लीजिए इस सेगमेंट पे पेप्सिन बनाने वाला जीन है ना, इस सेगमेंट पे पेप्सिन बनाने वाला जीन है, अगर जब पेप्सिन की जरूरत होगी तब यहाँ से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बन के यहाँ पे जाके इसका साइटोप्लाज्म जाके इसका प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन प्रोटीन एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, तो ये पेप्सिन में प्रोटीन मॉडिफाई होके इस पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम लोग जीन की भी स्टडी करते हैं, ओके। अच्छा, जिन बच्चों को इसके पहले का लेक्चर तैयार नहीं है, तो जेनेटिक्स थोड़ा उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो आशा करते हैं आप अपने सारे लेक्चर कवर करके ही यहाँ पे पहुँचे, कि इसीलिए मैं क्रम से पढ़ा रही हूँ ना, नहीं तो मैं पहले जेनेटिक्स ना पढ़ा दूँ। आपका जैसे टॉपिक डिसाइडेड है, आप अगर क्रम वे में पढ़ेंगे तो आपको हर टॉपिक अच्छे से माइंड में सेटअप होगा, ओके। तो आपने देख लिया जेनेटिक्स का डिफिनीसन, जेनेटिक्स डिफिनीसन में देखा आपने जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ characteristics that are inherited from one generation to next generation। जेनेटिक्स स्टडी है, जीन का भी स्टडी है ना, जीन की भी स्टडी है। जेनेटिक्स GENETICS, जेने मतलब जीन, और ये मतलब स्टडी। तो जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन। यहाँ पे कुछ डिफिनीशन बताया गया है आपको, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन और जीन ना, इनका डिफिनीशन थोड़ा आपको बताया गया है। पहले देखिए जेनेटिक्स का डिफिनीशन आपने देख ही लिया है, जेनेटिक्स साइंस ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन का। जेनेटिक्स में हमको हेरिडिटी का भी अध्ययन करना है और वेरिएशन का ना। जैसे पेरेंट है, ये फादर और मदर है,
इनके करेक्टर बच्चों में जा रहे हैं, वो तो हम हेरिडिटी में देखेंगे ना, और इसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसको वेरिएशन में देखा जाएगा। तो वेरिएशन किस कारण हो रहा है? जब सेल डिवीजन हो रही थी ना, वहां पे प्रोफेज में आपने देखा तो जब क्रॉसिंग ओवर हो रही थी मियोसिस में, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर में रिकम्बिनेशन हो रहा था, वहां पे वेरिएशन हो रहा था कि नहीं? वही है वेरिएशन का कारण। ठीक है, तो जेनेटिक्स में आपको हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के बारे में पढ़ना है। अब देखिए आप लोग, हेरिडिटी क्या है? resemblance among individual related by descent transmission opted from parent to offspring। हेरिडिटी में हम लोग पढ़ेंगे जैसे इस पेरेंट का करेक्टर कैसे इनके बच्चों में आ रहा है, अगर ये लंबे हैं तो कैसे इनके बच्चे लंबे ही हो रहे हैं या फिर बौने हो रहे हैं, इसका हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए ये जीनियस है, तो इनके बच्चे जीनियस हो रहे हैं, तो कैसे इन करेक्टर का वन इन पेरेंट से बच्चों में जा रहा है, इसी का अध्ययन हम लोग हेरिडिटी में करेंगे। और वेरिएशन में क्या करेंगे हम लोग? इन बायोलॉजी द अकरेंस ऑफ डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, कि आप देखेंगे कि जो जीव हैं, जो धरती पे ह्यूमन है, एक दूसरे से इनमें भिन्नताएं हैं ना, आप में, आपके भाई में, आपकी बहनों में, आपके फ्रेंड्स में, आपके मदर फादर में कुछ न कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस है कि नहीं? उस डिफरेंस को ही वेरिएशन कहते हैं। आल दो जो करेक्टर हैं वो पेरेंट्स से आ रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ प्रत्येक, जो मान लीजिए जो ट्विंस है, जुड़वे भी हैं, उनमें भी कुछ न कुछ वेरिएशन होता है, कुछ न कुछ चेंजिंग होता है। तो जो पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बात कर लीजिए एक ही स्पीसीज की, उसमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होगा, तो वही है वेरिएशन। वो क्या है? वेरिएशन, डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे इन बायोलॉजी द अकरेंस ऑफ डिफरेंस एमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस है उसी का हम लोग अध्ययन वेरिएशन में करते हैं। जैसे ट्विंस ही क्यों ना हो, अगर ये जुड़वे ट्विंस हैं, जुड़वे ही बच्चे हैं, तो उनमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, उसको ही वेरिएशन कहते हैं, और उसी का स्टडी इस वेरिएशन में किया जाता है। तो जेनेटिक्स में हम लोग हेरिडिटी का भी अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता उसका भी अध्ययन करते हैं, और वेरिएशन जो विभिन्नताएं हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जीन क्या है देख लीजिए। बेसिक जीन का तो डिफिनीशन हमने आपको बताया है, जीन के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इन ए डिस्क्रीट रीजन ऑफ ए क्रोमोसोम दैट इनकोड ए पार्टिकुलर प्रोटीन ए कोडिंग लोकस ना। तो जीन जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए का मान लीजिए सेगमेंट है, इसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ना, किसके लिए इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन बनाने के लिए। इसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो एमआरएनए बनेगा। और वो एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्योंकि एमआरएनए फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में। जब वो एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो उसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो स्पेसिफिक टाइप के इंफॉर्मेशन के अनुसार स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जीन के द्वारा स्पेसिफिक टाइप के इंफॉर्मेशन का स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, अब देखिए अगला क्या है? एलील। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए सिंगल जीन। देखिए, जैसे एक लेंथ का जीन है ना, लेंथ का जीन है, तो इसमें लेंथ में टाल भी होगा और ड्वार्फ भी होगा, तो इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म हुआ कि नहीं? इस लेंथ लंबाई के जीन का ना, इसका एक टाल है जो लंबा है, एक ड्वार्फ है, इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म हुए कि नहीं? जैसे जो थिकनेस ले लीजिए, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म होगा मोटा और पतला, दो ही तो होगा ना, तो यही इसका अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे एक ले लीजिए आप लोग, टाल वाला आपने देख लीजिए, जैसे ब्लैक और व्हाइट, दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए, तो यही हो गया इस एलील। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए सिंगल जीन। जो हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं ना, ये टाल का है और ये ड्वार्फ का है ना, स्मॉल टी, तो यही अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सिंगल जीन इज है कॉल्ड अल्टरनेटिव। तो इतना आपको समझ में आ गया, जो मैंने आपको इतना इंट्रोडक्शन बताया, व्हाट इज जेनेटिक्स क्या है, उसके बाद हमने इतना आपको डिफिनीशन बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स कितनी ब्रांचें हैं, तो जेनेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचें हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे।
पहला है क्लासिकल जेनेटिक्स या फिर मेंडलियन जेनेटिक्स। इसमें हम लोग मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जीनोटाइप, फिनोटाइप ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिकल जेनेटिक्स इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीनोटाइप फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कैसे जीन हमारे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, पापा से बच्चों में जा रहा है या फिर मदर से बच्चों में जा रहे हैं, उसका स्टडी यहाँ क्लासिकल जेनेटिक्स में किया जाता है। तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग देखते हैं कैसे जीन हमारे पेरेंट्स से बच्चों में जा रहे हैं। ओके, तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग मेंडल का लॉ वगैरह भी क्लासिकल जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। और ह्यूमन जेनेटिक्स में आपको ह्यूमन में जो हेरिडिटी और वेरिएशन है उसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे ह्यूमन में ह्यूमन के कैरेक्टर कैसे उनके बच्चों में जा रहे हैं, क्या क्या वेरिएशन हो रहा है, उनका क्रोमोसोम क्या है, उसको ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स आपका वो जो 7वां यूनिट है उसमें है। ओके, साइटोजेनेटिक्स स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल स्पेशली द क्रोमोसोम। साइटोजेनेटिक्स में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें से क्रोमोसोम का स्पेशली रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो साइटोजेनेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। साइटोजेनेटिक्स मतलब साइटो मतलब सेल, सेल का जेनेटिक्स, सेल के जेनेटिक्स में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके बच्चा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपको पता है किसका अध्ययन करते हैं, द जेनेटिक्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। यहाँ डिफरेंट पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन, जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई ना, और हो गई बर्ड पॉपुलेशन हो गया, इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन किया, जैसे लॉयन की पॉपुलेशन के बारे में बात हो गया, टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बात हो गया, तो एक पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बात होगा। ठीक है, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इट इज अ स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन एट मॉलिक्यूलर लेवल। जीन का हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग पता है क्या पढ़ते हैं, रिप्लिकेशन। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और इनका रेगुलेशन। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में रिप्लिकेशन पढ़ा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा जाता है, ट्रांसलेशन पढ़ा जाता है। अब रिप्लिकेशन क्या है, जो डीएनए होता है, डीएनए होता है ना, डीएनए से डीएनए का बनना ही रिप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए का बनना ही रिप्लिकेशन है। इस डीएनए से एमआरएनए का बनना ही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। इस डीएनए से एमआरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है, और इस एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। क्या है, ट्रांसलेशन है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस और इनका रेगुलेशन पढ़ते हैं, जो आपके थर्ड सेमेस्टर में है। इस टाइम थर्ड सेमेस्टर में यह टॉपिक चल रहा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं थर्ड सेमेस्टर के टॉपिक में जाके इसको देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो आपको अभी इस क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है और ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, और साइटोजेनेटिक्स तो आपने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ ही लिया है। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपको हार्डी विनबर्ग लॉ वगैरह पढ़ना है। ओके बच्चा, ये सब आपको पढ़ना है। तो आइए हम लोग अब जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम लोग, और देखेंगे कौन कौन साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स में अपना अच्छा योगदान दिया है ना। ओके, तो देखिए टर्म जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, विलियम बेटसन। जो विलियम बेटसन नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सर्वप्रथम टर्म जेनेटिक्स दिया था। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, जो विलियम बेटसन नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का टर्म जेनेटिक्स शब्द दिया था। किसने दिया था, विलियम बेटसन। अगर किसी कोई पूछे आपसे टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, आप बोलेंगे विलियम बेटसन, ये मत कह दीजिए ग्रेगर जॉन मेंडल ना। अब देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका जेनेटिक्स में बहुत ही अच्छा वर्क होने के कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे जेनेटिक्स सॉरी इनके थोड़ा सा लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इनके लाइफ स्पॉन के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, इनकी बायोग्राफी कर लीजिए। ओके, अब फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो क्लासिकल जेनेटिक्स है उनके फादर तो मॉडर्न ये मेंडल है, लेकिन जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके फादर है विलियम बेटसन, जिन्होंने इस टर्म को दिया था
बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द के टर्म को दिया था, इन्हीं को मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? विलियम बेटसन। तो जेनेटिक्स शब्द का टर्म किसने दिया था? बेटसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? विलियम बेटसन। इन सब टर्मिनोलॉजी में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैं इनको आइडेंटिफाई करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इनको जोड़ दे रही हूँ ताकि आप भूले ना। एक बार आप हमारे मुंह से सुन लेंगे तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी भूलेगा नहीं। देखिए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है टी.एच. मॉर्गन। कौन है बच्चों? टी.एच. मॉर्गन है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो हमने चार शब्द आपके चार चीज के बारे में बताया। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? वेटसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। क्योंकि जेनेटिक्स में आप देखेंगे, जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में ज़्यादातर टी.एच. मॉर्गन का रोल है। इनका बहुत ही वर्क, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को समअप की हूँ, आप बस इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे जैसे जैसे इनकी बात आएगी तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो सब साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, जो मैं अभी आपको ये सब इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें बता रही हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? जो पहला जेनेटिक डिसऑर्डर खोजा गया था, जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जा रहा है, ये पहला जेनेटिक डिसऑर्डर था अल्किप्टोनूरिया। अल्किप्टोनूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं, क्योंकि इसमें जब पेशेंट होता है, यूरिन डिस्चार्ज करता है, तो इसका यूरिन ब्लैक हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। तो पहला जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका एग्जामिन किया गया था वो है अल्किप्टोनूरिया। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसका यूरिन क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। और इसको किसने खोजा था? ए गैराट। ए गैराट नामक साइंटिस्ट ने पहले जेनेटिक डिसऑर्डर खोजा था, और उसका नाम है अल्किप्टोनूरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत अच्छा वर्क है, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन का, इन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था। किस पे? ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई आप इसको बोलते हैं, इस पे इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था, ठीक है। और देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर कौन है? पाउल वर्क। जब आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताएगा, तो पाउल वर्क को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, ठीक है। किसको? पाउल वर्क को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? मान लीजिए ये हम लोग क्या करते हैं, किसी डिजायर जीन को, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना ना, क्या है, और उसका प्रोडक्ट बनाना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन को इंजीनियरिंग, जीन में इंजीनियरिंग करना, जीन को बनाना, ठीक। टर्म जेनेटिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जेनेसिस। जो जेनेटिक्स शब्द है, इसकी ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब डिसेंट, डिसेंट मतलब उत्पन्न होना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? जेनेसिस मतलब डिसेंट। टर्म जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीन, आप देखेंगे, आपको आप जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे आपको बहुत सारे टर्म आएंगे, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगा। इन सब टर्मिनोलॉजी को बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टर्म, शब्द का टर्म किसने दिया था? जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने टर्म जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीन दिया था। ये तीनों टर्मिनोलॉजी जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने यूज किया था। अब जीनोटाइप क्या है? जैसे किसी ह्यूमन की बात कर लीजिए, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो जो इसका जेनेटिक मेकअप है, जीन का जो मेकअप है, इस क्रोमोसोम में जो जीन है उसका जब हम लोग स्टडी करेंगे, जेनेटिक मेकअप उसका क्या है, वो उसको बोलते हैं जीनोटाइप। और बाहर से इसका अपीयरिंग कैसा है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वगैरह कैसा है, बाहर कैसा दिखने में, शेप साइज कैसा है, ये सब जब हम लोग देखेंगे किसी प्लांट का या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो क्या है, जीनोटाइप क्या है? उसका जेनेटिक मेकअप है, और फेनोटाइप क्या है? इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना। इसी को बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप और जीन का टर्म जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने यूज किया था सर्वप्रथम। कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने। तो टी.एच. मॉर्गन, जिसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने
सर्वप्रथम लिंकेज का और क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट दिया था। क्रॉसिंग ओवर आपने जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, आप पैकेटिंग स्टेज में आप देख रहे थे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था ना, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था कि नहीं, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम पे क्रॉस ओवर कर रहा था कि नहीं, ये है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का कॉन्सेप्ट टीएच मॉर्गन ने दिया था। अगर आप में लिंकेज पढ़ना है तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, वर्क ऑफ मेंडल, जो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने किस पे वर्क किया, इन्होंने पाइसम सटाइवम पी पे, जिसको गार्डन पी बोलते हैं, इसी पे इन्होंने वर्क किया था। देखिए पी में आप एक होता है स्वीट पी, इसका बॉटनिकल नेम है लथाइरस ओडोरेटस। तो मेंडल ने इस पे नहीं वर्क किया था, मेंडल ने जो गार्डन पी है पाइसम सटाइवम उस पे वर्क किया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो चीज दिया जाता है, मेंडल वर्क ऑन विच प्लांट, तो वहां पे पाइसम सटाइवम, गार्डन पी और स्वीट पी दोनों दिया जाता है, तो आपको लगाना है गार्डन पी। इन्होंने लथाइरस ओडोरेटस पे वर्क नहीं किया था, लथाइरस ओडोरेटस पे दूसरे साइंटिस्ट ने वर्क किया था, उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सेलेक्ट मेंडल, जो मेंडल ने करेक्टर सेलेक्ट किया था, उन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को सिलेक्ट किया था। कंट्रास्टिंग मतलब जानते हैं आप लोग, जैसे कंट्रास्टिंग का मतलब होता है विपरीत, विपर्यासी। आप हिंदी इसका जानेंगे विपर्यासी, जैसे टाल का उन्होंने ड्वार्फ लिया था, ये विपर्यासी हुआ कि नहीं, विपरीत हुआ कि नहीं, टाल का ड्वार्फ लिया। और जो रिंकल सीड था, उन्होंने रिंकल सीड वाला करेक्टर, और उसका राउंड सीट का लिया था, राउंड और रिंकल दोनों लिया था उन्होंने। ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन लिया था, येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन लिया था। फ्लावर का पोजीशन में उन्होंने एक्सियल लिया था और टर्मिनल लिया था। तो ये सब कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, भी प्रयासी हैं, एक टर्मिनल है तो एक एक्सियल है, एक येलो है एक ग्रीन है, एक टॉल है एक शॉर्ट है ना। और इन्होंने पॉड शेप का लिया था, इनफ्लैटेड है या फिर कंस्ट्रिक्टेड है, ये इनफ्लैटेड है या फिर पॉड कंस्ट्रिक्टेड है, ये शेप लिया इन्होंने। तो एक दूसरे के विपरीत करेक्टर इन्होंने लिया, तो इसी को बोल रहे हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर। तो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को सेलेक्ट किया था ना। अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 7 पेयर या फिर 14 करेक्टर को इन्होंने सेलेक्ट किया था। मेंडल published his idea in the 4th volume of Proceeding Natural History Society of Brunn। देखिए मेंडल जब तक जिंदा थे, इन्होंने अपना वर्क 1953 में लगभग स्टार्ट किया था, 1853 ने, हाँ सॉरी 1853 में इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, और 7 साल तक इन्होंने कार्य किया। और शायद 1864 में इनकी डेथ वगैरह हो गई थी ना। 7 साल तक इन्होंने कार्य किया था, 1864 तक ना। तो उस टाइम जब मेंडल ने वर्क किया, इनका पेपर पब्लिश तो हुआ था, इसमें इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था, लेकिन जो ख्याति मेंडल को जो मिलना चाहिए, ख्याति उस वो नहीं उस टाइम उनको मिला था। ठीक है, मेंडल का उस टाइम जो उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था, उस टाइम उनको उस ख्याति जो मिलनी चाहिए, जो ऑनर जो सम्मान मिलना चाहिए मेंडल को, उस टाइम नहीं मिला था, क्योंकि साइंटिस्ट के ग्रुप में इनके पेपर पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, बाद में जब रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म होती है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज और थेसल मार्क नामक साइंटिस्ट ने 1900 में मेंडल के रूल की डिस्कवरी करते हैं सेपरेट रूप से, अलग अलग करते हैं। तो बाद में ये लोग देखते हैं कि जो हम लोग 1900 में कर रहे हैं, वो लगभग 1857 में ही मेंडल कर चुके हैं, इस रूल को दे चुके हैं। तब इन्होंने मेंडल के रूल को रीडिस्कवर किया, फिर मेंडल को सम्मान दिया गया कि उस टाइम लेकिन मेंडल की मृत्यु हो चुकी थी। तो जीते जीत मेंडल को प्रसिद्धि नहीं मिली थी, इनको आफ्टर डेथ प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, तो मेंडल ने अपने वर्क को किसमें पब्लिश किया था, जो प्रोसीडिंग नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून वाला पेपर है, इसके 4th वॉल्यूम में इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था। लेकिन जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे उस टाइम इनके वर्क को ध्यान नहीं दिए। ठीक है, ओके। जो मेंडल के पेपर का टाइटल था, उसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इनके पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और इनने अपना किसमें पब्लिश किया था, प्रोसीडिंग नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इसके 4th वॉल्यूम में इन्होंने अपने आइडिया को पब्लिश किया था, और अपने पेपर का नाम दिया था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दिया था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
और इन्होंने 7 पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे। ये उनके 7 पेयर करेक्टर को हमने दिखाया है। पहला करेक्टर इन्होंने हाइट का लिया था। हाइट में इन्होंने टाल और ड्वार्फ दोनों विपरीत है ना, कंट्रास्टिंग है कि नहीं। डोमिनेंट करेक्टर था टाल और रेस्क्यू करेक्टर था ड्वार्फ। जो पी प्लांट था मटर में टाल डोमिनेंट था और ये रेस्क्यू था। रेस्क्यू मतलब डोमिनेंट मतलब इसका करेक्टर अगर ये कैपिटल टी है तब भी एक्सप्रेस होगा, मतलब प्लांट टाल होगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी अपना करेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये डोमिनेंट है। जैसे ना कोई डोमिनेंट होता अपनी बात को हर टाइम मनवा लेता है ना, चाहे वो ग्रुप में रहे चाहे अकेले रहे। तो ये भैया दो लोग हैं तब भी इसका करेक्टर कैपिटल टी है, डोमिनेंट करेक्टर टाल ही है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी ये टाल अपना करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये डोमिनेंट है। लेकिन रेशियो अपने करेक्टर को कब एक्सप्रेस करेगा, जब दोनों स्मॉल टी रहेंगे तभी। ठीक है। तो एक इनका हाइट वाला करेक्टर था, उसमें टाल था, डोमिनेंट था, डॉर्फ था। तो इसके एलील हो गए कि नहीं, हाइट करेक्टर के दो एलील हो गए, टाल और डॉर्फ। वैसे फ्लावर पोजीशन में एक्सियल फ्लावर था, टर्मिनल फ्लावर। एक्सियल फ्लावर का मतलब जैसे फ्लावर ऐसे एक्सिल से लगा हो, या फिर अगर टर्मिनल फ्लावर की बात कर लें, ये मान लीजिए लीफ है, ये फ्लावर मान लीजिए है, ये लीफ है, ये हो गया एक्सियल, एक्सिल से लगा है। और टर्मिनल फ्लावर मतलब इसके टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर लग गए, यहाँ पे टर्मिनल है ना, यहाँ पे फ्लावर लग जा रहे हैं। और एक्सिल मतलब इसके एक्सिल से निकला है, ब्रांचेस से ऐसे निकला है फ्लावर ना। तो टर्मिनल में फ्लावर प्लांट के टर्म, जैसे सूरजमुखी की देखेंगे ना, उसका फ्लावर टर्मिनल है। लेकिन अगर एक्सियल निकलना हो तो फ्लावर साइड से निकलेगा। ठीक है। अब देखिए फ्लावर कलर का इन्होंने अगला करेक्टर लिया। पहला हाइट का करेक्टर था, दूसरा फ्लावर पोजीशन का, और तीसरा फ्लावर कलर का। फ्लावर कलर कैसा है, फ्लावर कलर वायलेट है या फिर वाइट। तो जो वायलेट वाला करेक्टर था वो डोमिनेंट था, वाइट वाला करेक्टर रिसेसिव था ना। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कौन सा करेक्टर डोमिनेंट था, कौन सा करेक्टर रिसेसिव था। और पॉड शेप में अगला चौथा करेक्टर है इनका पॉड शेप। तो पॉड का शेप इनफ्लेटेड है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इनफ्लेटेड मतलब ऐसे, ये पॉट जो इसका फली था उसका क्या है, इनफ्लेटेड है। ये देखिए इसका बीज लगा है ना, ये बीज लगा है। या फिर कंस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रिक्टेड में ऐसे ऐसे आप देखेंगे किसी किसी फली का ये कंस्ट्रिक्शन होता है। जो इनफ्लेटेड वाला था वो डोमिनेंट था, कंस्ट्रिक्टेड वाला रेसिव था। अगला है इनका करेक्टर जो जो इन्होंने लिया था, पांचवा है पॉड कलर। तो पॉड जो ये पॉड है इसका कलर क्या है, आप देखेंगे किसी किसी पॉड का कलर ग्रीन ग्रीन होता है और किसी किसी का येलो होता है। तो येलो वाला पॉड कलर वाला डोमिनेंट, ग्रीन वाला डोमिनेंट था और येलो वाला रिसेसिव था। ठीक है। और देखिए सीड शेप। अब इन्होंने अगला करेक्टर लिया छठवां, सीड शेप। सीड का शेप राउंड है या फिर झुर्रीदार है। आप देखेंगे कोई कोई सीड होता है उसका सीड कोट झुर्रीदार होता है। तो उन्होंने जो सीड शेप में राउंड वाला डोमिनेंट था उनका, और ये जो रिंकल वाला था वो रिसेसिव था। और कॉटिलेडन शेप में, कॉटिलेडन कलर में जो कॉटिलेडन कलर था, सीड के अंदर जो कॉटिलेडन होता है, दो कॉटिलेडन होता है, वो येलो है या फिर ग्रीन। जो येलो वाला था वो डोमिनेंट है और ग्रीन वाला रिसीव है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है पॉड कलर और कॉटिलेडन वाले में। सीड कलर में पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसीव है, लेकिन यहाँ पे येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसीव है। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है। जो इनका ये सातों करेक्टर थे कंट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम। ये जो 7 करेक्टर थे इनके ना, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर थे, ये केवल 4 ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। और वो क्रोमोसोम का नाम क्या है, 1457। ये 4 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 पे, 4 पे, 5 पे और 7 पे ये क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। ठीक है। तो मेंडल के जो 7 करेक्टर थे वो 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो मेंडल यूज टर्म फैक्टर फॉर जीन। जब मेंडल अपने रूल को दिए थे, इन्होंने जीन के स्थान पे फैक्टर नामक टर्म को पब्लिश किया था, दिया था। ठीक है। आगे आप देखेंगे जो मेंडल के असफलता का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इन्होंने जो फैक्टर शब्द का यूज किया था, इसका इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। ठीक है। मेंडल क्यों असफल हुए थे उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो जीन क्या है, ऊपर ही हमने बताया था, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ओरिजिनली कॉल्ड फैक्टर। इसको पहले क्या बोला जाता था, फैक्टर ना, पहले इसको फैक्टर बोला जाता था, लेकिन अब जॉनसन ने इनको जीन टर्म दे दिया है। ठीक बच्चा। और जो करेक्टर होता है उसको मेंडल ने ट्रेट्स यूज किया। फैक्टर को, जीन को उन्होंने फैक्टर कहा और करेक्टर को उन्होंने ट्रेट्स कहा। ठीक है। अब देखिए आप लोग एलिल और एलोमॉर्फ। एलिल क्या है,
अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एलील। सेम जीन का अल्टरनेट, जैसे लेंथ का जीन है उसमें इसका टाल था और ड्वार्फ था, तो इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है टाल और ड्वार्फ यही है ना। सेम जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, एलील। तो इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वही है एलील ना। जो डोमिनेंट होगा उसको कैपिटल टी लेटर से कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे टाल प्लांट में कैपिटल टी इसको डिनोट करेंगे। और जो रिसीव होगा उसको स्मॉल लेटर से या फिर लोअर केस से डिनोट करते हैं। जो एल का डोमिनेंट करेक्टर होगा ना उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी। और जो रिसीव करेक्टर होगा उसको इस लोअर केस से या फिर स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। सॉरी, जब कैपिटल लेटर से डोमिनेंट वाले को, स्मॉल लेटर को रिसीव वाले, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो एल का डोमिनेंट फॉर्म होगा, जो डोमिनेंट करेक्टर होगा, जैसे ये जो डोमिनेंट करेक्टर था ना, ये सबको टाल लेटर से डिनोट किया जाएगा ना। चाहे ए से डिनोट करिए या बी से, तो कैपिटल वाले लेटर से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। और जो रिसीव है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा, स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल सी है, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर ना, स्मॉल टी, स्मॉल डब्लू, इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। स्मॉल लेटर से डिनोट करने मतलब है हम लोग को थोड़ा सा एग्जामिन करने में आसानी होगा कि ये डोमिनेंट करेक्टर है और ये रिसीव करेक्टर है, ठीक है। बस थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको डोमिनेंट और रिसीव को कैपिटल और स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो डोमिनेंट करेक्टर को कैपिटल लेटर या फिर अपर केस से डिनोट किया जाता है, और रिसीव करेक्टर को स्मॉल लेटर या फिर लोअर केस से डिनोट किया जाता है। इसमें हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को आपको दिखाया है। तो एलील क्या है, एलील देखिए होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। होमोजाइगस में, होमोजाइगस दो प्रकार का जो एलील है वो दो टाइप का हो सकता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और होमोजाइगस रिसीव ना। होमोजाइगस, होमो मतलब सेम सेम, सेम जाइगस है, सेम जाइगोट है ना। तो कैपिटल टी ये दोनों सेम है ना, या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो होमोजाइगस डोमिनेंट में दोनों कैपिटल टी होंगे, बोथ डोमिनेंट एलील होंगे। और इसमें बोथ रेसिव, दोनों रेसिव एलील होंगे, ठीक है। जो दोनों रेसिव ये जो है ये दोनों रेसिव होंगे। इसमें हेट्रोजाइगस में एक जो एलील है वो डोमिनेंट होगा, एक रेसिव का होगा। जो डोमिनेंट होमोजाइगस है इसमें दोनों एलील सेम टाइप के होंगे ना। डोमिनेंट है तो दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट वाले होंगे, और रिसीव है तो दोनों रेसेसिव वाले, रेसिव करेक्टर वाला एलील होगा। और हेट्रोजाइगस में एक डोमिनेंट होगा एक रेसिव होगा, इसमें एक ही टाइप का होगा हेट्रोजाइगस में, ठीक है। अगला देखिए हेमीजाइगस। हेमीजाइगस क्या है, आपने होमोजाइगस देख लिया, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस में एक दोनों विपरीत थे, होमोजाइगस में दोनों सेम थे ना। अब हेमीजाइगस देखिए आप लोग, हेमीजाइगस हैविंग वन एलील ऑफ ए पेयर, जैसे गायमेट। आप गायमेट में देखेंगे जैसे स्पर्म था और ओवा था, तो इसमें एक ही क्रोमोसोम मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे ना। जैसे आप ये प्लांट पी प्लांट देखेंगे, तो इसका जब गैमेट बनेगा तो एक टी हाफ इसका मेयोसिस होगा, तो इसमें गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे। तो इनका क्रोमोसोम ये 2n है, 4 गैमेट बनेंगे, इनके क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे ना। तो इसमें एक टी इसमें ही आएगा ना, ये इसी को हेमीजाइगस बोलते हैं। बस हाफ एलील हो, एक ही एलील हो, इसी को बोलते हैं हेमीजाइगस। क्या है, हैविंग वन एलील ऑफ ए पेयर कॉल्ड हेमीजाइगस, जैसे कि गैमेट। आप गैमेट में देखिए, यहाँ गैमेट की नहीं बात हो रही है। अब देखिए आप लोग, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ये अलग है, गैमेट की बात नहीं हो रही। जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप है जेनेटिक मेकअप, जीन्स में क्या उसका मेकअप है उसको बोलेंगे जीनोटाइप। फिजिकल या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो बाहर रूप से कैसा दिख रहा है, उसको बोलेंगे फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में हम लोग जेनेटिक मेकअप के बारे में, उसका जीन में क्या है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, या फिर उसके जीन में किस जीन का क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या फंक्शन है। तो जेनेटिक मेकअप में हम लोग जीनोटाइप का, जेनेटिक मेकअप जो उसका जीनोटाइप में अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो टाल है या फिर डार्क है, हम लोग बाहर रूप से देख के ना बता सकते हैं ये कैसा दिख रहा है, लंबा है या छोटा है, या फिर बौना है ना, ब्लैक है या वाइट है, रेड है, ग्रीन है, येलो है ना, ये देख के हम लोग बता सकते हैं जो जेनेटिक फेनेटिक मेकअप है बाहर रूप से कैसा दिख रहा है, उसी को बोलेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, हाउ यू लुक, आप बाहर रूप से कैसे दिखते हैं, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। जेनेटिक मेकअप पे जब हम इंटरनल अध्ययन करेंगे तब आपको जेनेटिक मेकअप के बारे में पता चलेगा। जैसे फेनेटिक मेकअप में देखिए, टाल है कि ड्वार्फ है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, वाइट है, क्या है ना। अब देखिए जेनेटिक मेकअप में इसका हेट्रोजाइगस है
तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और होमोजाइगस है कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग जेनेटिक मेकअप में देखेंगे। आपको दो टर्मिनोलॉजी F1 और F2 जनरेशन देखने को मिलेगा। F1 बोलेंगे हम और F2 जनरेशन बोलेंगे। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F2 का मतलब होता है सेकंड फीलियल जनरेशन। F1 और F2 का कॉन्सेप्ट बेटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और पी जब मैं शब्द यूज करूंगी, वर्ड पी यूज करूंगी, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा पेरेंट। पेरेंट मतलब जो प्रोजनी भाग ले रही है वो है पेरेंट, और इनसे जो बच्चे बन रहे हैं वो F1 जनरेशन है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है। अब क्रॉस क्या है? ब्रीडिंग ऑफ टू प्लांट कॉल्ड एज क्रॉस। जब मैं क्रॉस बोलूंगी तो आप समझ लीजिएगा दो प्लांट का ब्रीड किया जा रहा है, इन दोनों का ब्रीड किया जा रहा है, तो इन्हीं को बोलेंगे हम क्रॉस। तो ब्रीडिंग ऑफ टू प्लांट इज कॉल्ड एज क्रॉस। जैसे हमने दो टाल प्लांट का क्रॉस करवा दिया ना, क्रॉस मतलब ब्रीडिंग। क्रॉस का निशान मैं ऐसे जब लगाऊंगी तो आप समझ जाएगा इन दोनों के बीच ब्रीडिंग हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, या फिर टाल ड्वार्फ के बीच या फिर टाल ड्वार्फ बीच, इनके बीच क्रॉस करवाया जा रहा है या फिर रिप्रोडक्शन करवाया जा रहा है। अब टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लास के कितने टाइप्स हैं? मोनो हाइब्रिड क्लास, डाई हाइब्रिड क्लास, ट्राई हाइब्रिड क्लास। जो पता है आज इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, आपको अच्छे से ध्यान समझना है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आपके आगे के लेक्चर को डिसाइड करेगा। ठीक है। अगर जिन बच्चों ने ये लेक्चर टर्मिनोलॉजी को अच्छे समझ लिया उनको जेनेटिक्स बहुत ही इजी लगेगा। तो मोनो हाइब्रिड क्लास में जब एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के हम लोग क्लास कराएंगे उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्लास। जब दो कैरेक्टर को लेकर क्लास कराया जाएगा उसको डाई हाइब्रिड क्लास बोलते हैं। जब तीन कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जाए उसको ट्राई हाइब्रिड क्लास बोलते हैं। जैसे हम लोग एक कैरेक्टर टाल प्लांट को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं ना, टाल प्लांट के को लेकर हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये मोनो हाइब्रिड क्लास हो गया। एक ही कैरेक्टर को लेकर हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं ना। और जब हम लोग टाल भी ले लें, और जैसे प्लांट टाल है और उसका फ्लावर पोजीशन क्या है? एक्सियल। इसको लेके हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसको दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं ना ना ड्वार्फ और टर्मिनल। एक हो जाएगा ड्वार्फ और टर्मिनल, इन दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं, तो हम लोग हो जाएगा ये डाई हाइब्रिड का, दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया जा रहा है। इसी में मान लीजिए तीन कैरेक्टर हो गया। पौधा कैसा है? टाल है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल है और फ्लावर उसका क्या है? वायलेट। अगर तीन कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। अगर फोर कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराएंगे उसको टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस करेंगे कहेंगे। ठीक है। तो जितने कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं उस हिसाब से इसको मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। कल से हम लोग आपका लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, तो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है आगे हम यूज करेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं। हाँ, थोड़ा सा और है, अभी थोड़ा सा और है। देखिए, जो मोनो हाइब्रिड क्लास है, मोनो हाइब्रिड क्लास में क्रॉस इन्वॉल्विंग वन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर। जैसे हाइट को ले लीजिए, और देखिए मैंने आपको यही बता दिया है इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। इनका जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। वन इसमें क्या है? प्योर टाल है। प्योर टाल का मतलब दोनों कैपिटल टी है। तो क्या है? देखिए, जो मोनो हाइब्रिड क्लास है, क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर। जैसे हमने हाइट कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया है, तो हाइट कैरेक्टर को क्रॉस का मतलब एक टाल को क्रॉस करवा दिया, या फिर एक डॉर्फ को, या फिर इसको हमने क्रॉस करवा दिया, या फिर इसको ही क्रॉस करवा दिया। इसको देखिए, ये और ये एक टाल है और ये ड्वार्फ है, इसको हमने लेके करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में जो जो F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 आता है। वन का मतलब ये प्योर टाल है, दोनों कैपिटल टी है ना, और ये हेट्रोजाइगस टाल है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो स्मॉल टी है। तो इसमें वन प्योर टाल मिलेगा, वन प्योर डार्क मिलेगा और टू हेट्रोजाइगस टाल मिलेगा। और फिनोटिपिक बाहर रूप से आपको तीन टाल दिखेगा और एक ड्वार्फ दिखेगा। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है, फिनोटिपिक रेशियो 3:3:1 है। मैं आपको बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, आगे जब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझाएंगे। ठीक है। डाई हाइब्रिड क्लास क्या है? क्लास इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। डाई हाइब्रिड में जो हम लोग क्लास करवाएंगे उसमें दो करेक्टर को लेकर क्लास करवाएंगे। जैसे सीड शेप को ले लिए और सीड कलर को ले लिए। सीड शेप में देखिए रिंकल है और राउंड है, और सीड कलर में येलो है, ग्रीन है। इनका जब हम लोग क्लास कराते हैं, देखिए PR का मतलब होता है फिनोटिपिक। PR से आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिनोटिपिक रेशियो, और GR का मतलब जीनोटिपिक रेशियो।
ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, उसका रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1, 9:3:3:1। और जब इसका जीनोटिपिक रेशियो, जेनेटिक मेकअप इसका हम लोग देखते हैं, जब आपको पुनेट का चार्ट बना के दिखाएंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 1:1:2:1:2:4:2:1:2:1। तो आपको ये पेयर मिलेगा, ठीक है। तो इसका जेनेटिक फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो है 121, 242, 121। ये याद करने का ट्रिक है, 121, 242, 121, ठीक है। और ट्राई हाइब्रिड क्लास में आप देखेंगे 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को लेके क्लास करवाया जाता है। ओके बच्चा, इसका 27:9:3:3:2 ऐसा करके रेशियो आता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर फिनिश हुआ। कल से आपका लेक्चर कंटिन्यू होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना रिवीजन का कार्य करते रहिए अच्छे से। ओके, एग्जाम टाइम में आपको बर्डन से बचना है। ओके, ठीक है।